गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना टॉपिक है अलंकार। अलंकार के अपन ने अलंकार के भेद पढ़ लिए। दो भेद थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार अपन ने पूरा पढ़ लिया, उसके चारों भेद पढ़ लिए। अर्थालंकार में अपन ने अब तक उपमा अलंकार पढ़ लिया, रूपक पढ़ लिया। इसके बाद आपके आज का जो टॉपिक है वो है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार। अब उदाहरण अलंकार जहां अपने नाम आ रहा है उदाहरण, तो उदाहरण शब्द से अपन समझते हैं कि किसी चीज को समझाने के लिए हम उसके उदाहरण देते हैं। तो वैसे ही ये अलंकार के लिए है उदाहरण, किसी एक बात को समझाने के लिए उससे मिलती जुलती हम दूसरी बात का वहां पर प्रयोग करेंगे। तो किसी एक बात को समझाने के लिए जब हम उससे मिलते जुलते किसी दूसरे कथनों का प्रयोग करेंगे तो वहां पर होगा उदाहरण अलंकार। तो उदाहरण अलंकार में हम जैसे जहां एक बात को कहकर उससे परिभाषा देखें, जहां एक बात को कहकर उससे मिलती जुलती एक बात को कहकर उससे मिलती जुलती एक बात को कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात इन दोनों कथनों को जैसे जिन्हीं आदि शब्दों से वाचक शब्दों से जोड़ दिया गया है वहां उदाहरण जहां एक बात को कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात को कहा जाए और इन दूसरी बात का उदाहरण के रूप में कही जाए। इन दोनों कथनों को जैसे जिमी जो इत्यादि वाचक शब्दों से जोड़ दिया जाता है वहां उदाहरण अलंकार होता है। जैसे अब अपन इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे निकी पे फिक्की लगे बिन अवसर, फिक्की लगे बिन अवसर की बात, निकी पे फिक्की लगे बिन अवसर की बात जैसे युद्ध में नरसंहार, जैसे बर्नक युद्ध में रस श्रृंगार में सुहाग, निकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात जैसे बर्नक युद्ध में रस श्रृंगार में सुहाग। यानी यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि जैसे
वैसे ही इसके उदाहरण को देखो। कवि कह रहा है नीकी पे फीकी लगी। नीकी यानी अच्छी बात, जो अच्छी बात है वो भी फीकी लगती है। कब लगती है? बिन अवसर की बात, अगर वो बिना अवसर के कही जाती है तो वो बात अच्छी होते हुए भी अपनी फीकी लगती है। इस प्रकार, जिस प्रकार, जैसे वर्णक युद्ध में जिस प्रकार युद्ध के समय पर रस श्रृंगार की बातें अच्छी नहीं लगती है, तो यहाँ ये बात समझाने के लिए, यानी ये बात उसमें समझाने के लिए ये उदाहरण दिया है। ठीक है, इस उदाहरण को, इन दोनों शब्दों को किससे जोड़ा है? जैसे, जिमी, जो, ये शब्द लगकर दो बातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ नीकी पे फीकी लगी, यानी प्रस्तुत ये है कि कवि क्या कह रहा है कि जो एक बात उसमें कही कि भाई जो नेक बात है वो भी अगर बिना अवसर के कही जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो प्रस्तुत पद में अच्छी बात का है ना, प्रस्तुत पद में अच्छी बात को भी बिना अवसर के कहा जाना, बिना अवसर के कहा जाना। प्रस्तुत पद में जो अच्छी बात, नीकी पे फीकी लगी, यानी जो अच्छी बात है वो भी बिना अवसर के कहा जाना, बिना अवसर के फीका लगना की पुष्टि, बिना अवसर के कहा जाना की पुष्टि युद्ध में रस श्रृंगार नहीं हुआ। ठीक है, समझ आ गया? यानी जो अवसर के बिना जो बात कही जाती है वो अच्छी नहीं लगती, यानी जो जिस समय जिसका अवसर होता है उसी समय वो बात कहनी चाहिए। ये बात समझाने के लिए कवि ने एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? कि युद्ध के समय में जब कोई हंसी मजाक या श्रृंगार की बातें करता है तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो वैसे ही एक बात को समझाने के लिए उसी से मिलती जुलती जब हम दूसरी बात को प्रस्तुत करके उसका उदाहरण देके जब वो समझाते हैं तो वहां पर उदाहरण अलंकार। जैसे अब मैंने आपको इसलिए लिख के बताया ताकि आपको ये समझ में आए कि प्रस्तुत पद में अच्छी बात का, अच्छी बात है, अच्छी बात में बिना अवसर के कही जाती है तो वो कैसी हो जाती है? जैसे युद्ध में श्रृंगार की बात होती है। तो ये है आपका उदाहरण अलंकार। आगे समझे, यानी जहां एक बात को कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात को कहा जाए और इन दोनों कथनों को जो, जैसे, जिमी शब्दों के द्वारा जोड़ दिया जाता है वहां उदाहरण अलंकार होता है। यानी आपको जब आपके सामने उदाहरण आएगा या आपको ये डेफिनेशन याद रखनी होगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसमें दो ही बातें समान होगी, दोनों बातें भी लगभग समान होगी, यानी एक को समझने के लिए दूसरे का हम वहां पर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और उन दोनों लाइनों को या उन दोनों शब्दों को जो, जैसे, जिमी, मैंने आपको कहा जो, जैसे, जिमी, इन शब्दों के द्वारा उसको जोड़ दिया जाएगा तो वहां होगा उदाहरण अलंकार। इसके बाद अगला है आपका विरोधाभास अलंकार। अगला है आपका विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार, जैसे उदाहरण अलंकार था वैसे ही विरोधाभास अलंकार है कि जहां विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है, विरोध न होने पर भी विरोध
शब्दों की योजना इस प्रकार करता है हर कवि शब्दों की योजना इस प्रकार करता है कि विरोध प्रतीत होता है। अर्थात कवि शब्दों की योजना इस प्रकार करता है कि सुनते ही पदार्थों में विरोध प्रतीत होने लगता है, कि इस प्रकार करता है कि विरोध प्रतीत होता है। किंतु जैसे ही वाक्य का अर्थ प्रकट होता है, किंतु जैसे ही वाक्य का अर्थ प्रकट होता है, विरोध शांत हो जाता है। ठीक है, यानी जहां विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है। यानी कवि शब्दों की इस प्रकार योजना करता है कि पदार्थों को सुनते ही, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि योजना इस प्रकार करता है कि पदार्थों को सुनते ही विरोध प्रतीत होता है। यानी उन बातों को सुनते ही आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पदार्थों को सुनते ही आप ये लाइन बीच में लिख सकते हो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि कवि शब्दों की योजना इस प्रकार करता है कि पदार्थ को सुनते ही विरोध प्रतीत होता है, किंतु जैसे ही वाक्य का अर्थ प्रकट होता है विरोध समाप्त हो जाता है या विरोध शांत हो जाता है। देखो इसका उदाहरण देखना, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े शाम रंग, जो जो बूढ़े शाम रंग, क्यों क्यों उज्जवल हो, जो जो बूढ़े शाम रंग, क्यों क्यों उज्जवल हो। अब देखिए इसमें क्या है कि जहां विरोध न होने पर, अब हम इस लाइन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ इसका अर्थ निकालने की बात है। पहले हम इसको पढ़ते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को, जो जो बूढ़े, बूढ़े का हमें पता है डूबना, जो जो बूढ़े शाम रंग, शाम का मतलब काला यानी कलर, क्यों जो, तो जो जो क्यों क्यों पहली बात। दूसरा शाम रंग और उज्जवल होना। तो यहाँ हमें सामान्य तौर पर जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो हमें विरोध प्रतीत होता है। वो विरोध हमें लगता है कि जो जो क्यों क्यों या फिर शाम और उज्जवल, कि जहाँ काला और उज्जवल यानी निर्मल, इन शब्दों की बात की जा रही है। तो सामान्य तौर पर हमें पढ़ते ही ऐसा लगता है कि इस चीज में विरोध प्रकट हो रहा है। लेकिन अब हम जब इसका अर्थ निकालते हैं, या अनुरागी चित्त की गति, इस अनुरागी प्रेमी हृदय की गति को कवि क्या कह रहा है, या अनुरागी, अनुरागी मतलब प्रेम करने वाला, ये जो हमारा प्रेमी हृदय है, चित्त यानी हृदय हमारा मन, तो कवि उसके लिए कह रहा है कि ये अनुरागी जो हमारा चित्त है यानी इस प्रेमी हृदय की गति को, गति यानी इसकी चाल को, इसकी चलन को कोई नहीं समझे नहीं कोई नहीं समझ सकता। ये जो हमारा प्रेमी हृदय है उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि अनुरागी है यानी ईश्वर की भक्ति करने वाला है, तो इसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। जो जो जैसे जैसे बूढ़े
किसी भक्ति में या ईश्वर की भक्ति में डूब रहा है, तो जैसे जैसे हम ईश्वर की भक्ति में डूबते हैं, हमारे मन के हृदय के जो पाप हैं, यानी हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, लालसाएं हैं, वो समाप्त हो जाती है। तो हृदय कैसा हो जाता है? निर्मल हो जाता है। तो कवि यहाँ इसके द्वारा ये समझा रहा है कि जैसे जैसे ये ईश्वर की भक्ति में डूब रहा है, वैसे वैसे ये निर्मल हो रहा है, क्योंकि मन की विषय वासनाएं निकलेगी तो मन कैसा हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि विरोधाभास कैसे है, यानी दो विरोध चीजें हैं। एक तो डूबना, किसी काले कलर में या नीले रंग में जब हम डूब रहे हैं तो हम निर्मल कैसे हो रहे हैं, ये इसका उदाहरण है। एक उदाहरण मैं आपको और समझा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। लिखिए ना ये आप। तंत्री नाद कवित रस, तंत्री नाद कवित रस राग रतिरंग, तंत्री नाद कवित रस राग सरस राग रतिरंग अनबूढ़े, यहाँ पे आपके अनबूढ़े सरस राग, अनबूढ़े बूढ़े तेरे तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े तेरे जे डूबे सब अंग, तेरे जे डूबे, तेरे जे डूबे, जे डूबे अब देखो वही चीज इसमें है। सामान्य तौर पर बूढ़ना और तिरना, है ना, यहाँ तिरना और बूढ़ना, ये तीनों चीजें क्या है? एक दूसरे का विरोध प्रकट कर रही है। कैसे? डूबना, तिरना, फिर डूबना। तो ये डूबना तिरना क्या है? एक दूसरे का विरोध ही प्रकट कर रहे हैं। तो सामान्य तौर पर जब हम शब्दों को देखते हैं तो हमें यहाँ विरोध का आभास होता है। इसमें आप देखो, इसका नाम ही है क्या? विरोधाभास, यानी विरोध का केवल आभास होता है। जैसे ही उसका अर्थ निकलता है विरोध समाप्त हो जाता है। तो केवल विरोध का हमें आभास देता है, और वो आभास ये देते हैं कि कवि शब्दों को इस तरीके से लिखता है, इस तरीके से उनकी योजना करता है कि वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब डूबना और तिरना दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत कैसे है? दोनों ही एक दूसरे में आपस में मिलते नहीं हैं। तो जैसे ही हम इस चीज की पुष्टि करते हैं वो हमें अलग से लगते हैं, यानी ऐसा लगता है जैसे केवल विरोध प्रकट कर रहे हैं। सामान्य तौर पर ये विरोध होता नहीं है, लेकिन शब्दों की योजना इस तरीके से है कवि की कि हमें ऐसा लगता है जैसे विरोध का भास हो रहा है। तो यहाँ अब हम इसका अर्थ निकालेंगे। तंत्री नाद यानी वीणाओं का स्वर, कवित रस कविताओं का रस, सरस राग सरस यानी मधुर, राग यानी गीत, रतिरंग यानी श्रृंगार की, मधुर जो रंग है, मधुर जो गीत है और श्रृंगार की जो बातें हैं। अनबूढ़े, ये सारी चीजें क्या है? अनबूढ़े बूढ़े, जो इनमें नहीं डूबे वे डूब गए। यानी जिसने वीणाओं का स्वर यानी सरस्वती की जो वीणा है उसके स्वरों का ज्ञान नहीं लिया, कविताओं के रस का ज्ञान नहीं लिया, और जो मधुर गीत है और जो श्रृंगार है उनके बारे में नहीं जाना, वो अनबूढ़े, इनसे अनबूढ़े
जहाँ कविताओं की यानी रस की, कविता की, शब्दों की योजना इस तरीके से होती है कि उसमें हमें विरोध प्रकट होता है और जैसे ही उसका अर्थ हम निकालते हैं वो विरोध समाप्त हो जाता है। तो जैसे ही विरोध खत्म होता है हमें शब्दार्थ का अर्थ निकल जाता है। आगे आपको समझ में ये है आपका विरोधाभास अलंकार। इससे पहले हमने पढ़ा था उदाहरण अलंकार। उसके मैंने आपको एक ही उदाहरण बताया था। अगर आपको एक से उदाहरण समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको दूसरा उदाहरण और देती हूँ। लेकिन अभी तो हमारे उदाहरण अलंकार और विरोधाभास अलंकार दोनों पूरे हो गए, यानी अर्थ अलंकार हमारा पूरा हो गया है। इसके बाद आगे आपका अगला जो होगा क्लास, उसमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है आपका शब्द शक्ति। हमने भाषा पढ़ी, भाषा के हमारे 3 टॉपिक थे, लिपि, व्याकरण और भाषा, वो तीनों हमने पढ़ लिया। उसके बाद दूसरा आपका टॉपिक था पद परिचय। पद परिचय थोड़ा सा हमारा डिटेल टॉपिक था, थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। दूसरा टॉपिक था हमारा पद परिचय, वो हमने पढ़ लिया। तीसरा हमने पढ़ा अलंकार। तो 3 टॉपिक हमारे पूरे हो गए हैं। आपको उदाहरण अलंकार का एक उदाहरण मैंने आपको अभी एक उदाहरण बताया था, उस एक उदाहरण से अगर आपको समझ में ना आए तो मैं आपको एक उदाहरण और बता देती हूँ। ये आप ध्यान रखना, ये विरोधाभास का नहीं है, उदाहरण अलंकार का है। ठीक है ना, कि कहीं विरोधाभास के बाद हम कर रहे हैं तो आपको ये लगे कि उसमें एक ही उदाहरण आपको बताया मैंने। अगर एक उदाहरण से आपको बाई दिए नहीं समझ में आए तो दूसरा हम लिख देते हैं सबे सहायक सबल के। सबे सहायक सबल के निर्बल सहाय न होय, सबे सहायक सबल के निर्बल सहाय होय न निर्बल सहाय, पवन जगावत आग जो, पवन जगावत आग जो, दीप ही दे बुझाए। सबे सहायक सबल के निर्बल सहायक न होय, पवन जगावत आग जो, दीप ही दे बुझाए। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कवि कि सबे सहायक सबल के, इस संसार में सभी व्यक्ति सबल के, जिसके पास बल है उसकी सहायता करते हैं, निर्बल का कोई भी सहायक नहीं होता है। जिस प्रकार पवन जगावत आग जो, जिस प्रकार पवन क्या होती है, आग को फैलाने में सहायक होती है। जंगल में अपन देखते हैं आग लग जाती है, हवा के माध्यम से कहीं भी देख लो हवा से आग बढ़ती जाती है, तो वो आग बढ़ाने का सहायता करती है। लेकिन वही पवन दीप ही दे तो बुझा, लेकिन वही पवन दीपक को बुझा देती है। क्यों? क्योंकि दीपक क्या है, निर्बल है ना। और जो आग है यानी बड़ी आग, एक तो दीपक में भी अग्नि होती है, वैसे ही हम कहीं बड़ी जगह पे भी आग लगते हैं। जैसे अपन देखते हैं जंगल में आग लग जाती है तो जंगल की आग क्या होती है, जैसे जैसे हवा चलती है वैसे वैसे पूरे जंगल में फैल जाती है, तो वो उस आग को बढ़ाने में सहायता करती है। कौन? पवन। तो पवन भी उसी की सहायता करती है जो सबल है, और दीपक एक छोटा सा निर्बल है, उस निर्बल को वो बुझा देती है। तो यहाँ इस बात को समझाने के लिए कि सब किसकी सहायता करते हैं, सभी सहायक सबल के, सभी सबल व्यक्ति की
जोड़ दिया है। तो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, वहां होता है उदाहरण अलंकार। और एक बात को समझाने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात को बताया जाता है। ये मैंने आपको दूसरा उदाहरण इसलिए बताया कि कहीं आपको एक उदाहरण से समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, ये आपका आज अलंकार का टॉपिक पूरा हो गया। इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द। ठीक, इसमें आपको अपने नोटबुक में करना है अलंकार का। आपको कैसे काम करना है, अब तक अपने 2 या 3 वीडियो आ गए। आपको अलंकार की परिभाषा, फिर उसके 2 वीडियो, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार की पहले आप परिभाषा देंगे, फिर उसके जितने टॉपिक मैंने आपको अंग बताए हैं, यानी जितने उसके टॉपिक बताए हैं अलग अलग, जैसे अनुप्रास अलंकार है, ये सारे आपको अलग अलग करने हैं। इनकी परिभाषा देके उसका उदाहरण देना है। उसके बाद अर्थ अलंकार, फिर अर्थ अलंकार के टॉपिक, उनमें सबकी परिभाषा और उनका उदाहरण। इसमें आपके 2 नंबर का टॉपिक आएगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया। फिर आपको बता दूं कि 2 नंबर का एग्जाम में ये टॉपिक आएगा। जैसे ये उदाहरण आ गया, प्रस्तुत उदाहरण में कौन सा अलंकार है, उसकी आप परिभाषा दीजिए। तो पहले आप अलंकार का नाम देंगे तो वो 1 नंबर का, और फिर उसकी परिभाषा दे देंगे वो 1 नंबर का। या तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये आएगा किसी अलंकार का नाम दीजिए, जैसे विरोधाभास अलंकार की परिभाषा दीजिए और उसका उदाहरण दीजिए। तो 1 नंबर की परिभाषा, 1 नंबर का आपका उदाहरण। ठीक है, इस तरीके से